अस्सलाम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। तो मेरी जान, आज हमने बात करनी है मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अगेन वही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अभी अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन अपनी तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो मेरा बेटा 0331961158 पे कॉन्टेक्ट कर ले। उसके लिए अगर आपने एम नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरी जान एम नज़ीर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका आमिर नासिर हो। तो मेरे बेटे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। तो मेरा बेटा, मोमेंटम का टॉपिक नो डाउट बहुत आसान टॉपिक भी है, लेकिन इसमें आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अकॉर्डिंग टू एनएमडी कैट इकेट और ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बेटा बात करेंगे। सो स्टे फोकस, लेक्चर को पूरा जरूर सुनिएगा। लेक्चर को पूरा जरूर सुनेंगे तो ही आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। सो मेरी जान, सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ मेरे बेटे। तो आप सब ने ये डेफिनेशन बड़े स्कूल लेवल से भी पढ़ी होती है। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम का नाम देते हैं। या दूसरी डेफिनेशन आपने ये पढ़ी होगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कभी कभी आप लोग ये बात बोलते हो, यार इस टीम का जो मोमेंटम है वो बहुत बेहतरीन मोमेंटम है, लेकिन उस बात का मतलब क्या बनता है? यही सारी चीजें मेरा बेटा आज की हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब क्या है? मैं बड़े सादा से लफ्जों में कहता हूँ कि लाइक एक ऑब्जेक्ट मैस m1 है, आप स्नूकर खेलने जाते हो, आप इस बॉल को दूसरी बॉल के साथ टकराते हो, तो डेफिनेटली ये अपने मैस के साथ साथ, अब ये मैस इसके साथ जाके टकराएगा तो वेलोसिटी भी इसकी चेंज होगी। तो मैस और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट से एक नई चीज हमें मिलेगी, उसको मेरा बेटा मोमेंटम का नाम देते हैं। खैर, सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं इसके फॉर्मूला की बात करता हूं। फॉर्मूला मेरी जान इसका आ रहा है P इज इक्वल टू एम वी। उसके बाद मेरा बेटा की वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका मेरा बेटा बनता है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर इसका यूनिट आ जाता है मेरा बेटा न्यूटन सेकंड। और अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो मेरा बेटा वो आती है mL/t-1। तो मेरे बेटे, सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि अभी हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मास m है, दूसरा ऑब्जेक्ट मास वो भी m है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मैसेज सेम हो m1 m2, तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इसके मैसेज सेम नहीं है तो फिर मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आएगा, जिससे एक नई क्वांटिटी जनरेट होगी, जिसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं मेरा बेटा मोमेंटम का। सो आपके पास यहाँ पे हमने कुलियन की बात भी करनी है। एक इलास्टिक कुलियन होती है मेरा बेटा, एक इन इलास्टिक कुलियन होती है, उसको भी इस टॉपिक में मेरे बेटे डिस्कस करेंगे। इसी तरह मेरा बेटा मोमेंटम का जो एनर्जी के साथ रिलेशन है वो मेरा बेटा मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m आता है। ठीक हो गया मेरे बेटे, इसका यूनिट याद रखिएगा mL/t-1 है। अब मेरे बच्चे, मैं इस मोमेंटम के कुछ ग्राफिकल एनालिसिस भी बता देता हूँ। फार्मूला लिखता हूँ आप लोगों के सामने, और उसी के साथ साथ मैं उसके जो ग्राफिकल एनालिसिस है या ग्राफ हैं उनको डिस्कस करता जाऊंगा। जरा गौर से देखना मेरा बेटा, लाइक कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर मेरी जान। सबसे पहले वी नो वेरी वेल मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो मास है वो कांस्टेंट अगर हो, डेफिनेटली हो सकता है मैस आप चेंज ना करें, तो आपके पास ग्राफ क्या बनेगा? अगर मैस कांस्टेंट आता है, मैं इसको नंबर 1 का नाम दे रहा हूं, तो मेरे बच्चे यहां से क्लियर हो रहा है कि मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो ये बात मेरा बेटा मैं पहले बड़ी क्लियरली बता चुका हूं कि जब दो क्वांटिटीज के दरमियान आप ग्राफ बनाते हो, जैसे मैं मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान बना रहा हूं, और अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है। सिमिलरली मेरा बेटा, मैं ग्राफ नंबर 2 में बात करता हूं कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट आती है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, तो मेरे बेटे आपके पास अब ग्राफ बन रहा है मोमेंटम और मास के दरमियान, P और M के दरमियान,
सो यहाँ पे मेरे बच्चे अगर हमने बात की, अगर आपके पास मेरा बेटा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाती है, सिमिलरली मेरे बच्चे हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, मोमेंटम p को अगर हम कांस्टेंट माने, और मैं यहाँ पे जरा कलर चेंज कर लूं तो मेरे बेटे ये बात वाजे हो रही है। मैं p इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ से v का अगर देखें तो v आ रहा है p ओवर m। लाइक अब ये बात क्लियर हो रही है कि वेलोसिटी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। जब वेलोसिटी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन आएगा, तो इनवर्स रिलेशन का जब हम मेरा बेटा ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ वेलोसिटी और मास का आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। तो यहां से मेरे बच्चे आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे हमने p को कांस्टेंट रखा, लाइक मोमेंटम को मेरी जान हमने कांस्टेंट कंसीडर किया, और जब भी आपके पास दो क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स रिलेशन आ रहा हो तो ये ग्राफ जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मेरा बेटा ये बन रहा होगा, और अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो तो वो ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया मेरा बेटा। इसी तरह मेरा बेटा हम एनर्जी और मोमेंटम के ग्राफ की बात करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले लें मेरा बेटा। तो अब ग्राफ नंबर 4 की बात करते हैं। ग्राफ नंबर 4 ये कहता है जनाब, मैं यहाँ पे मोमेंटम का पहले एनर्जी के साथ आपको डायरेक्ट रिलेशन भी लिख देता हूं, जो स्क्वायर रूट 2me होता है। इसको मेरा बेटा हम e को अगर लिखें, इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद e को लाएगा p स्क्वायर ओवर 2m के। तो यहाँ पे मेरा बेटा मजीद दो ग्राफ बनते हैं, एक को मैं ग्राफ ए का नाम देता हूँ और दूसरे को मेरा बेटा मैं ग्राफ बी का नाम देता हूँ। ग्राफ ए मेरी जान मुझे क्या चीज बताता है? ग्राफ ए ये बताता है कि आपके पास दो चीजें हैं, एक एनर्जी का मोमेंटम पी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक हो गया मेरा बेटा, और एक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, पी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है और पी स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। जब आप ई और पी के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली होगा, क्योंकि पी स्क्वायर के डायरेक्टली होता है, सिर्फ पी को लूंगा तो ये ग्राफ आपके पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ आ गया जब आप ई और पी के दरमियान बना रहे हैं। लेकिन अगर आप ई और पी स्क्वायर के दरमियान बनाए तो ये दोनों तो डायरेक्टली, जाहिर सी बात ये कि अगर आप इसको 2 टाइम बढ़ाते हैं तो एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तो एक वैलिड रिलेशन है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, और जब भी डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो आप इसके दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। ई और पी के दरमियान मेरा बेटा उस तरह डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जिस तरह आपके पास ये रिलेशन वैलिड आ रहा है। सो मेरी जान ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर की वजह से इनके दरमियान जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है वो आ रही है। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं मोमेंटम एंड सेकंड लॉ की भी इससे रेलिवेंट। यहां तक तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट था, मैं इसको दोबारा से दिखा सकता हूं, जरा देख लेंगे मेरा बेटा। ग्राफिकल एनालिसिस किया हमने, डेफिनेशन ऑफ आपके पास मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ पोसेसिव बॉडी, उसका फार्मूला, उसके एनर्जी का फार्मूला, ये यहां से आप मेरा बेटा जो इसका पी स्क्वायर ओवर 2m इज इक्वल टू ई ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ ग्राफ की बात की, इसी फार्मूला में मोमेंटम को भी कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी को भी और मास को भी, तो ग्राफ ड्रॉ किया। अब मेरे बेटे एक बड़ा मशहूर जमाना ये बात भी की जाती है कि सपोज अगर मैं ये कहता हूं मेरा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट जिसका आपके सामने कांस्टेंट मोमेंटम की बात करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट मोमेंटम? मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, एक जैसा मोमेंटम कब होता है? फॉर्मूला मेरे पास है जी, P इज इक्वल टू एम वी। भाईजान एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1000 kg है, 1000 किलोग्राम, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगा तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट मोमेंटम आएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे बेटे 1 2 3 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर मेरा बेटा हम लिखते हैं इसका यूनिट न्यूटन सेकंड। ये तो आपके पास मेरे बच्चे आ जाता है कांस्टेंट मोमेंटम। लेकिन अगर मोमेंटम चेंज होता है तो हम बात करते हैं मेरा बेटा फोर्स एंड मोमेंटम की, या मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला मेरा बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही होता है, F इज इक्वल टू एम ए, और ए को हम लिख सकते हैं मेरा बेटा डेल बी ओवर डेल टी। अब यहाँ पे एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाएगा, जिसे हम नाम देते हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। जब भी इम्पल्स का लफ्ज आता है ज़हन में तो आपको वेरी शॉर्ट, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, वेल मैं यहाँ पे मेरा बेटा इसको लिख रहा हूँ इसी फार्मूले के जो ऊपर हमने लिखा m del v ओवर del t। तो यहां से मेरा बेटा m del v का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो f मेरे पास मेरे बेटे आ रहा है del p ओवर del t। अब यहां से एक मजेदार कहानी फिर शुरू हो जाती है। दो तरह की चीजें आ जाती हैं, दो तरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं मोमेंटम के चेंज में। वो दो तरह के कॉन्सेप्ट मेरा बेटा आपके पास क्या है? वो दो तरह के कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा रेट का, तो आपके पास मेरा बेटा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल आएगा हमेशा फोर्स के। लेकिन मेरे बेटे अगर मैं बात करता हूं F मल्टीप्लाई बाय डेल टी, ये आएगा डेल पी के, जिसे हम नाम देंगे चेंज का। और चेंज फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट आ रहा है जिसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं इंपल्स का। तो मेरे बेटे इन शॉर्ट में इसको लिख सकता हूं F इंटू टी, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लाइक आपके पास कोई वैल्यूज गिवन हो और आपसे पूछा जाए फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। जैसे मैं कहता हूं कि इनिशियल मोमेंटम अगर किसी ऑब्जेक्ट का 5 न्यूटन सेकंड है, फाइनल मोमेंटम आपके पास मेरा बेटा इसका 15 न्यूटन सेकंड है। कितने टाइम के लिए मेरा बेटे? 3 सेकंड। सो कैलकुलेट द एफ। तो आप एफ बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मेरा बेटा। सो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें, एफ वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, अप्रोक्सीमेटली 3.3 न्यूटन फोर्स हमारे पास आ जाएगी। इसी से मेरा बेटा हम इम्पल्स एंड टाइम ऑफ कुलियन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेरा बेटा हम डिस्कस करते हैं। यहां तक आप इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेरा बेटा ले सकते हैं। सो मेरी जान, अब हम बात करते हैं इंपल्स एंड टाइम ऑफ कुलियन की। अभी मेरा बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा F इंटू टी इक्वल आ रहा था हमारे पास इंपल्स के एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये पॉइंट आपने बड़ा ध्यान से सुनना है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज कॉल्ड टी? इस टी को मेरा बेटा हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। एक्चुअली इस टी को मेरी जान हम नाम देते हैं मेरा बेटा रिएक्शन टाइम का। अब रिएक्शन टाइम दो तरह का होगा मेरा बेटा, या दो तरह से जो रिएक्शन का टाइम है वो चेंज होगा। एक हार्ड मटेरियल से और दूसरा मेरा बेटा सॉफ्ट। हार्ड मटेरियल रिएक्ट करेंगे फास्टली। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप फुटबॉल को किक मारते तो आपको पांव पे चोट क्यों नहीं लगती, लेकिन अगर आप किसी लकड़ी या आयरन के ब्लॉक को हिट करते हो तो वहां पे चोट क्यों लगती है? सॉफ्ट रिएक्ट स्लो। अब मेरे बेटे मैंने यहां अभी एग्जांपल दी, ये आपके सामने सपोज कर लें एक वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक को जब आप किक मारेंगे, ये हार्ड मटेरियल है तो रिएक्शन बड़ा तेजी से होगा। लाइक मैं ये बात कह सकता हूं कि 1 सेकंड का जो 100वां हिस्सा है बहुत कम टाइम में ये रिएक्शन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे अगर मैं इसी फोर्स के साथ एक फुटबॉल को किक करता हूं, अब फुटबॉल उस लकड़ी के मुकाबले में एक सॉफ्ट मटेरियल है, तो यहां पे रिएक्शन होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब मेरा जो पांव है उसको वापस आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 1/10 सेकेंड। तो मेरे बेटे जिसको मैं लिख सकता हूं 0.1 सेकेंड, इसको लिख सकते हैं हम 0.01 सेकेंड। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि यार हमारे टीचर हमें बताते थे कि यार हेलमेट पहना करो। हेलमेट पहनने से क्या होता है कि सॉफ्ट मटेरियल होता है, जब आप गिरते हो तो गिरने से आपके सर पर जब चोट लगनी होती है तो जब सॉफ्ट मटेरियल होता है तो सॉफ्ट मटेरियल में जो रिएक्शन का टाइम होता है वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से जो चोट लगने की रीजन है, चोट लगने के असबाब हैं वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बंदे की जिंदगी और मौत की एग्जाम्पल लेते हैं भाईजान। एग्जाम्पल ये है, एक आदमी अपनी जिंदगी से तंग आया हुआ है
और वो एक बिल्डिंग से छलांग लगाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह देते हैं कि उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है। अब हमने ये देखना है कि वो बचेगा। अब इनिशियली जब उसने जंप करना था उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। हाइट हमने 20 मीटर ले ली। मैस उसका पतला सा बंदा है, हम ले लेते हैं जी उसका मैस 50 kg है। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब जब वो टकराएगा, टकराने से थोड़ा पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी बॉटम पे, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं मेरा बेटा, √2gh। 2 g की वैल्यू को अगर हम 10 लें, हाइट हमारे पास 10 है, आंसर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी का आएगा वो आएगा मेरा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो आ जाएगा mvf 50 इंटू 20, तो हमारे पास बनेगा मेरा बेटा 1000 न्यूटन सेकेंड। अब मेरे बेटे, अब हम ये देखना चाहते हैं डेथ और लाइफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है। तो मेरा बेटा जरा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे ऊपर। डेथ, अगर रिएक्शन टाइम फास्ट होगा तो मर कैसे सकता है, लेकिन अगर रिएक्शन टाइम स्लो होगा तो बचेगा कैसे। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं इस टॉपिक में मेरा बेटा, क्या हमारा जो कंसर्न है अभी कैलकुलेशन का, वो कौन सी चीज है मेरा बेटा, वो ये है कि ये कितनी फोर्स इसके ऊपर लगेगी जब ये जमीन पे टकराएगा, तो वही फोर्स बताएगी ना कि ये बचेगा या मर जाएगा। तो वो चीज मेरा बेटा हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डेथ वर्सेस लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेरा बेटा डिस्कस करते हैं मेरी जान। तो मेरे बेटे सबसे पहले मैं दोनों केसेस में इसका फॉर्मूला लिखता हूं। इम्पल्स F इंटू टी हमारे पास आता है mvf माइनस mvi, यहाँ पे भी यही आएगा F इंटू टी mvf माइनस mvi। अब मेरे बच्चे तरह गौर करें, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी तो यहाँ पे भी 0 आएगी, यहाँ पे भी 0 ही आएगी मेरा बेटा दोनों फॉर्मूला में। अब F इंटू टी, फाइनल मोमेंटम अभी हमने कैलकुलेट किया जो 1000 आया माइनस 0। अब मेरे बेटे अगर हम ये बात करते हैं कि उसकी इस हरकत करने से पहले, इस तरह के पॉइंट तक पहुंचने से पहले रेस्क्यू वालों को पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं, रेस्क्यू वाले ये करते हैं जनाब, लाइफ सेविंग बैग ले आते हैं और नीचे रख लेते हैं, मतलब एक सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सॉफ्ट मटेरियल के इस्तेमाल से फायदा क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल के इस्तेमाल से फायदा ये होगा कि क्लीन का टाइम बढ़ जाएगा। सपोज हम ये कह लेते हैं कि क्लीन का टाइम है वो बहुत जो है वो स्लो हो चुके हैं, 1/100 सेकेंड आ गया। ठीक हो गया मेरा बेटा, 1/100 सेकेंड F इंटू 1/100 हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 1000 न्यूटन सेकेंड। सेकेंड सेकेंड के साथ मेरे बेटे कैंसिल हुआ, हमारे पास ये 100 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 पहले थे 2 और आ जाएंगी। तो मेरे बेटे ये फोर्स तकरीबन तकरीबन 1,00,000 न्यूटन फोर्स बन रही है, अबाउट 1 लाख, जिसकी वजह से उसके जन्नत में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो इस दुनिया से भी जा सकता है मेरा बेटा। उसके बाद मेरे बच्चे अब हम लाइफ की तरफ बात करते हैं कि यार ये टाइम अगर ज्यादा हो जाए, 1/100 तो बहुत कम टाइम है, अगर ये टाइम आपके पास 1/100 टाइम बहुत कम टाइम है, अगर ये टाइम ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा टाइम की वजह से, या आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन के स्लो होने की वजह, कोई चीज जितनी स्लो होगी यार ये बंदा बड़ा स्लो है, बहुत टाइम लेता है चीजों में, तो अगर रिएक्शन स्लो होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो लाइफ कैसे बच सकती है। इसी फॉर्मूला में ये तो 1000 आ गया, ये 0 आ गया, F इंटू टी। अगर हम ये कहते हैं मेरा बेटा कि 1122 वाले आए और जिसकी वजह से सपोज उसका जो टाइम है वो 2 सेकेंड हो गया, कुलियन टाइम या जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हुआ
और रिएक्शन कितने देर में हुआ, 2 सेकंड में, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया 1122 वालों ने। तो मेरे बेटे अब फोर्स कितनी बच जाएगी, F इंटू 2 इज इक्वल टू 1000। अब मैं 1000 को मेरे बेटे डिवाइड कर दूं 2 के साथ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन। इट मींस एक तरफ आपके पास 1 लाख फोर्स आ रही है और इस तरफ ओनली 500 आ रही है। तो आपके सर पर 500 न्यूटन फोर्स लगे या 1 लाख फोर्स लगे, तो दोनों में बचने के जो चांसेस है मेरा बेटा, वो आपके तब होंगे जब 500 न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी। इस बात का मतलब ये बनता है, इसी तरह मेरा बेटा जब आपने किसी खिलाड़ी को कैच करते हुए देखा होगा, तो वो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। थोड़ा सा पीछे ले जाने से फायदा क्या होता है, क्योंकि मेरा बेटा आपके पास एक हार्ड बॉल आ रही होती है, उसको जब थोड़ा सा पीछे लेके जाते हो तो कुलियन का टाइम बढ़ जाता है, तो उसकी फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिसलिए कैच को पकड़ना क्या हो जाता है, आसान। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल के साथ जब हार्ड बॉल के साथ खेल रहे होते हो, बैट भी हार्ड होता है, तो थोड़ा सा हिट करने से बॉल बहुत दूर चली जाती है। उसकी रीजन क्या है मेरा बेटा, जब मटेरियल हार्ड होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, और जब मटेरियल सॉफ्ट होगा तो रिएक्शन भी स्लो होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है, और आप लोगों ने भी आज से हेलमेट जरूर पहना, और हेलमेट पहनने की जो साइंटिफिक रीजन है मेरी जान, वो भी आपको मेरा बेटा पता चल गई है। चलो बेटा अब हम बात करते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। हमारे पास फार्मूला है F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी एफ। कंजर्वेशन ये कहता है कि आपके पास, अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज हो, लेकिन एक क्लोज सिस्टम जिसपे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, तो मेरा बेटा यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रही होगी, तो मेरे बच्चे आपके पास उस वक्त हम ये कहेंगे कि आप लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लाइक मोमेंटम सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, यहां पे इस इक्वेशन में आप फोर्स की जगह पे 0 पुट करें, तो आपके पास आ रहा है एम वी एफ माइनस एम वी आई। 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, माइनस एम वी इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल होते हैं, अगर हम बात करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की। तो इसी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा, हमारी बुक में जो जो एग्जांपल्स गिवन है, जिस जिन सिस्टम में लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की गई है। तो मेरे बेटे हम बात करते हैं फोर्स ड्यू टू, सबसे पहले दो बॉल, एक जिसका मैस m1 है, दूसरी बॉल जिसका मैस m2 है, दोनों की वेलोसिटीज भी चेंज है, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है। सपोज पहले की वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरे की कम है, आफ्टर द कोलिजन दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, पहले की वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो मेरे बेटे अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो बिफोर द कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इट मींस, और दूसरा ये कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और हम ये बात भी कह सकते हैं कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है मेरा बेटा, वो क्या होगी, 0 होगी। तभी हम जाके बात करते हैं मेरा बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद मेरे बेटे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जिसकी वजह से आप न्यूमेरिकल 5 को सॉल्व करोगे, F इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू वी आता है। इसी तरह मेरा बेटा गन और बुलेट की एग्जांपल भी ली जाती है। बुलेट जितनी मोमेंटम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है,
गन उतनी मोमेंटम से रिकॉइल होती है, झटका खाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरे बेटे यहां पे किसी गन से गुजारा कर लीजिएगा मेरा बेटा। अब मेरी जान, हम ये बात हमेशा करते हैं मेरा बेटा इसकी मोमेंटम की इक्वेशन लिखने के लिए कि जी एम वी गन के मैस को कैपिटल एम से उसकी वेलोसिटी को कैपिटल वी से और बुलेट के मैस को स्मॉल एम से उसकी वेलोसिटी को स्मॉल वी से, कि टोटल मोमेंटम हमेशा जीरो के इक्वल आ जाएगा। या इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में इक्वल आएंगे। फायर करने से पहले भी वो रेस्ट में थे तो मोमेंटम जीरो आया, फायर करने के बाद वो दोनों रेस्ट में आ जाए तब भी मोमेंटम जीरो आया। अब क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर बुलेट इस तरफ जा रही है, मैं कह लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और गन तो फिर किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जी एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वेलोसिटी ऑफ गन को वी जी कह देता हूँ और उसके मैस को एम जी कह देता हूँ। तो यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप ये भी हमें पता चल रहा है कि अगर गन का मैस जितना ज्यादा होगा, जब वो रिकॉइल होगी तो कम झटका खाएगी, उसको आप अपने शोल्डर से भी कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। इसके बाद मेरे बेटे इसी तरह मैस कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, जो कि आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 है, उसकी बात कर लेते हैं। मैस कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग, ये जो मोमेंटम का टॉपिक है इसी के अंदर हम नेगेटिव की बात तब करते हो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। लाइक एक मैस m2 है और एक मैस m है जो कि स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए। अब मेरे बेटे अगर ये स्प्रिंग पहले कंप्रेस थे, आप रिलीज करते हो, m1 इस तरफ आ जाता है, m2 इस तरफ आ जाता है, एक पॉजिटिव एक्स की तरफ है, दूसरा नेगेटिव एक्स की तरफ। हम क्या कहते हैं कि आपके पास अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल। हम ये कहेंगे जीरो m1 v1 माइनस m2 v2, इसलिए लिख रहे हैं कि मेरा बेटा एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो दूसरा नेगेटिव की तरफ जाएगा मेरी जान। सो मेरे बेटे यहां पे भी अगर आप देख लें माइनस का साइन आएगा। सो मेरे बेटे m1 v1 इक्वल आ रहा है आपके पास m2 v2 की, और यहां से अगर मैं v1 ओवर v2 की रेशियो निकालूं तो ये मेरे पास आ रही है m2 ओवर m1 के इक्वल। तो यहाँ पे वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन आ रहा है मैस के साथ। तो हमने ये बात पढ़ी थी, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला अभी शुरू में पढ़ा कि जब मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट आ रहा होगा तो वेलोसिटी और मैस दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होंगे। तो ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा मेरा बेटा, यही मैंने इनवर्स का ग्राफ बनाया था। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे एनर्जी की इक्वेशन लिखनी हो, एनर्जी कंजर्वेशन की, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो जब आप ये स्प्रिंग कंप्रेस था तो इसकी एनर्जी जो स्टोर थी वो ई थी। जब ये आपस में रिलीज होना शुरू हुआ, स्ट्रेच हुआ, ओपन हुआ, तो इसकी एनर्जी आपके पास आ गई हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम कुलियन के कुछ केसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं, उसके बारे में मेरा बेटा बात करते हैं। सो मेरा बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस के बारे में, और वो स्पेसिफिक केसेस मेरा बेटा आपके पास क्या है, बिफोर एंड आफ्टर कुलियन हमें बात करनी है। सबसे पहले मेरे बेटे आपके पास मैस m1 है, दूसरा मैस m2 है। ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है। आफ्टर द कुलियन m1 m2 ये दोनों अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगे। इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 प्राइम। इक्वेशन क्या बनेगी, m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम की इक्वल आना चाहिए। अब अगर इनके मैसेज इक्वल आते हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर ये दोनों मैसेज आपस में बराबर आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, तो मेरा बेटा आपके पास वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड। सिर्फ वेलोसिटी का चेंज होगा, वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड। कैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर v1
10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था और V2 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो टकराने के बाद V1 की वेलोसिटी 5 हो जाएगी और V2 की वेलोसिटी 10 हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि हम इलास्टिक इन वन डायमेंशन के केसेस का इस्तेमाल करेंगे अगर उसके दोनों के मैसेज आपस में इक्वल होते हैं। अब केस 2 की बात करते हैं। अगर मेरे पास मेरा बेटा मैस M1 है और वो मेरे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं V1 वेलोसिटी से और दूसरा ऑब्जेक्ट M2 है और मैं ये सपोज कर लेता हूं कि मेरा बेटा वो रेस्ट पे है, लाइक V2 की वैल्यू 0 है। और अगर इन दोनों के मैसेज सेम होंगे तो डेफिनेटली अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज करेंगे, M1 M2। V1 प्राइम अब 0 हो जाएगा और V2 की वेलोसिटी जो थी वही हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में लिख देता हूं M1 V1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस M2 V2 प्राइम। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब यहां से अगेन वही बात, इफ M1 इज इक्वल टू M2 सो देन वेलोसिटीज क्या होगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि जो V1 वेलोसिटी अगर आपके पास 10 मीटर पर सेकंड थी कुलियंस से पहले, वो मैस M1 की वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी अब M2 को ट्रांसफर होगी टकराने के बाद और V2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। सो मेरे बच्चे मैं बात लिख सकता हूं कि V2 प्राइम टकराने के बाद एग्जैक्टली टकराने से पहले वो V1 के इक्वल आ जाती है। इट मींस के दोबारा फिर यहाँ पे वेलोसिटीज का इंटरचेंज हो, वेलोसिटीज यहाँ पे मेरा बेटा आपस में इंटरचेंज होगी। सो इसी तरह हम केस थर्ड की बात करते हैं जिसमें आपका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है मेरा बेटा। केस थर्ड क्या आता है आपके पास, केस थर्ड ये आता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जिसका मैस M1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मैस M2 है, इसकी वेलोसिटी V1 और इसकी वेलोसिटी V2, आफ्टर द कोलिजन अगर ये जुड़ जाते हैं, जैसे कि कोई चीज रेस्ट में रुकी और ट्रक उसके आगे जाके टकराए और टक्कर खाते साथ वो उसको आगे साथ रगड़ता हुआ घसीटता हुआ लेके जा रहा है, तो अब वो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं जिसको मेरा बेटा हम V का नाम देते हैं। सो इसे आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 भी सॉल्व होता है मेरा बेटा, उसकी बात भी करेंगे। सो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। अब मेरी जान मुझे क्योंकि V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, M1 प्लस M2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये हमारे पास मेरे बेटे V की इक्वल आ जाएगा जो कि हमारी जान कॉमन वेलोसिटी है। तो मेरे बेटे इसके लिए एग्जांपल ये थी कि अगर आपके पास एक ट्रक की एग्जांपल थी कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस 2500 केजी है, वो 1000 केजी कार के साथ जो कि रेस्ट में थी V2 0 उसके साथ आके टकराता है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड। तो आपसे ये बात पूछी जाती है कि इसकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करें, तो हम बड़ी इजीली मेरा बेटा इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सारे फैक्टर में M1 भी आपके पास गिवन है, M2 भी आपके पास गिवन है, M1 प्लस M2 भी आपस में गिवन है। तो अब इसके हम मजीद केसेस के ऊपर मेरा बेटा बात करते हैं। सो केस नंबर 4 की बात करते हैं मेरा बेटा। यहाँ पे पहले हेडिंग दे लूं, केस बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और उसके बाद मेरा बेटा इसकी क्वेश्चन की बात। बिफोर कोलिजन केस नंबर 4 की मेरा बच्चे बात करें। बिफोर कोलिजन ये है कि अगर आपके पास मैस M1 है और मैस M2 है, ये टकराने से पहले दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं V1 वेलोसिटी से और ये V2 वेलोसिटी से, लेकिन टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी V1 प्राइम है और इसकी वेलोसिटी मेरे पास मेरा बेटा V2 प्राइम आती है।
इक्वेशन क्या आएगी, टकराने से पहले भी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो m1v1 माइनस m2v2, इट डजंट मीन कि हर दफा दरमियान में प्लस ही आएगा। यहाँ पे मेरा बेटा माइनस m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। इसके लिए जरूरी है कि मेरा बेटा अगर आप राइट की तरफ वैल्यूज पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट की तरफ नेगेटिव ले लें। v1 इस तरफ जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। v2 राइट की तरफ जा रहा है तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया। लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक के साइन पॉजिटिव आएगा और दूसरे का साइन नेगेटिव आएगा। केस नंबर 4 की बात करते हैं। अगर ऐसा होता है आपके पास मैस m1 है और मैस m2 है, टकराने से पहले दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे थे v1 और v2 वेलोसिटी से, लेकिन टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब सवाल पैदा जनाब ये होता है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो भाई अगर v1 वेलोसिटी ज्यादा है तो फिर मर्जी भी v1 वाले की चलेगी, लाइक p1 का मोमेंटम p2 से ज्यादा होगा, m1 v1 ग्रेटर देन आएगा m2 v2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 v1 माइनस m2 v2, ये तो बिफोर द कुलियन आ गई, लेकिन आफ्टर द कुलियन दोनों का मोमेंटम ऐसा इकट्ठा कर देंगे, m1 प्लस m2 इंटू v आ जाएगा मेरा बेटे। अब इसके साथ साइन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है v। इसी तरह 6 केस में अगर इसके उलट आ जाता है, लाइक आपके पास m1 v1 से मूव कर रहे, m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे, तो यहाँ पे p2 अगर ग्रेटर देन आता है p1 से, लाइक m2 v2 ग्रेटर देन आ जाता है m1 v1 से, सो मेरी जान आपके पास केस क्या बनेंगे, m2 m1 दोनों जुड़ जाते हैं और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है वेलोसिटी से, तो फॉर्मूला बिफोर द क्लीन m1 v1 माइनस m2 v2 आएगा और इधर m1 प्लस m2 इंटू v। लेकिन अब मैं साइन नेगेटिव लूंगा क्योंकि मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, तो साइन क्या आएगा मेरा बेटा, नेगेटिव। तो ये कुछ केसेस थे, आप इससे मजीद कुछ केसेस के आगे मेरा बेटा बात करते हैं। सो मेरी जान अब हम इलास्टिक लीनियर वन डायमेंशन के चारों केसेस को समराइज करते हैं। केस नंबर 1 की बात करते हैं। टकराने के बाद सबसे पहले बात ये चीज पता होनी चाहिए कि जब इलास्टिक लीनियर वन डायमेंशन की बात करते हैं उस वक्त हम ये कहते हैं कि आपके पास मोमेंटम और एनर्जी जब दोनों कंजर्व हो तो उस कुलियन को इलास्टिक कुलियन कहा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम आपके पास कंजर्व हो तो आपके पास इनइलास्टिक कुलियन होती है, लेकिन दोनों कंजर्व हो तो आपके पास इलास्टिक कुलियन आती है, जिसके लिए हमारे पास वैसे एक इक्वेशन होती है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2। अब टकराने की बाद की वेलोसिटीज को v1 प्राइम और v2 प्राइम से डिनोट किया जाता है। इसको मेरा बेटा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मेरी जान इसको मेरा बेटा हम कैलकुलेट कर चारों केसेस की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट केस मेरा बेटा ये है कि आपने एक्चुअली करना क्या है, टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटीज देखनी है v1 प्राइम और v2 प्राइम, बॉल की m1 की और m2 की। कुलियन के बाद हम ये कहते हैं अगर दोनों का मास इक्वल हो तो टकराने के बाद मेरे बच्चे m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम होगी और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम आएगी। सो मेरे बच्चे हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि दोनों का मास इक्वल है, ये डिराइव्ड रिजल्ट है कि जब मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कुलियन होगी। अगर लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो तो उस वक्त इनइलास्टिक कुलियन होती है। तो मेरे बेटे अगर हम ये कहते हैं कि दोनों के मास इक्वल हैं तो इस इक्वेशन में m1 और m2 जब आप इक्वल रखोगे तो मेरा बेटा v1 प्राइम m माइनस m प्लस m2 ये वाला सारा फैक्टर तो मेरा बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू v2 आ जाएगा। तो ये फैक्टर 0 हुआ, 2m डिवाइडेड बाय 2m इंटू v2, 2m के साथ कैंसिल हुआ तो v1 प्राइम इक्वल आ जाएगा v2 के। इसी तरह v2 प्राइम की बात करते हैं, 2m1 m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू v1 और ये वाला फैक्टर सारा 0, तो मेरा बेटा ये आ रहा है v1 प्राइम के इक्वल। सो टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं, v1 प्राइम v2 के इक्वल आ रहा है और v2 प्राइम v1 के इक्वल आ रहा है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास केस नंबर 1 आ जाता है इसका। यहां से हम केस नंबर 2 की बात भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मेरा बेटा रेस्ट में कंसीडर कर लें,
केस 2। हम क्या देते हैं कि आपके पास यही केस के अंदर मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ मैस M2 जो कि 0 आ रहा है, 1 और M2 दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन हम V2 ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कंसीडर कर लेते हैं। V2 की वैल्यू 0 है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास मेरा बेटा रेस्ट में। सो आफ्टर कुलियन हम ये बात करते हैं मेरी जान, ये आपके पास V1 प्राइम है, M2 ये आपके पास मेरा बेटा V2 प्राइम है। सो V1 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यू क्या होगी अगर V2 0 आता है? तो अपने वाले फॉर्मूले में ऊपर देखें तो V1 प्राइम, अब ये पहले वाला फैक्टर तो सारा 0 हो जाएगा मेरा बेटा, दूसरा भी मेरे पास V2 की वैल्यू जब 0 आएगी तो 0 आ जाएगा, मींस कि V1 प्राइम की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद 0 हो जाएगी। V2 प्राइम किसके इक्वल आएगा फिर? अब बेटा हम कहने का M1 और M2 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो 2M डिवाइडेड बाय 2M इंटू V1, दूसरा फैक्टर तो 0, तो V2 प्राइम की वैल्यू आ रही है V1। अगेन आपके पास वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है, फर्क कोई नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो मूव करना शुरू हो गया, जो मूव कर रहा था वो रेस्ट में आ गया। अब मेरा बेटा इसी तरह केस नंबर 3 और केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में मेरे बेटे हम ये कहते हैं कि एक बहुत हैवियर ऑब्जेक्ट है M1 जो कि V1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उसके सामने एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस बहुत कम है M2, अप्रोक्सीमेटली वो मैस 0 के इक्वल है और उसकी वेलोसिटी भी मेरा बेटा आपके पास 0 आ रही है। मैं यहाँ की कह रहा हूँ कि M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2। तो मेरी जान आपके पास V1 प्राइम किसके इक्वल आएगा? जब मैं M2 को 0 कंसीडर कर रहा हूं तो दूसरा फैक्टर तो सारा है मेरा बेटा 0 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा M1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस 0 इंटू V1। M1 M1 के साथ कैंसिल हो गया तो V1 प्राइम इक्वल आ गया V1 के, लाइक उसकी वेलोसिटी में टकराने के बाद भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। टकराने से पहले V1 की जो वैल्यू थी वही V1 प्राइम की आ रही, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन V2 प्राइम की बात कर लेते हैं। V2 प्राइम मेरा बेटा दूसरा फैक्टर तो 0 हो जाएगा, लेकिन पहले वाले फैक्टर में मेरा बेटा आपके पास आएगा 2M1 डिवाइडेड बाय M1 इंटू V1, ये आ जाएगा मेरा बेटा 2V1। आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत छोटा था, जब एक हैवियर ऑब्जेक्ट इसके साथ टकराएगा तो अपनी पहले से डबल वेलोसिटी के साथ ये अब मूव करेगा, क्योंकि जब एक भारी बहुत बड़ी गाड़ी एक छोटी सी चीज के साथ आके टकराएगी तो वो छोटी चीज ज्यादा वेलोसिटी के साथ डबल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी। इसी तरह मेरा बेटा केस नंबर 4 है जिसमें हम मैस M1 जो कि V1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और बहुत हैवियर ऑब्जेक्ट, मतलब एक रुके हुए बहुत हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ जाके अब टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। V2 वेलोसिटी उसकी 0 है, M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1, लेकिन आपके पास यहाँ पे अब M1 को हम कंसीडर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 0। तो इक्वेशन V1 प्राइम की, ये जो इक्वेशन मेरा बेटा हम लोग बना रहे हैं केस 1 केस 2 की, तो मेरा बेटा हम ये यूज कर रहे हैं अपना यही रिलेशन V1 प्राइम और V2 प्राइम का, तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए, मैं डायरेक्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। तो V1 प्राइम विल बी इक्वल टू 0 माइनस M2 प्लस 0 प्लस M2 इंटू V1 प्राइम प्लस 0। सो V1 प्राइम इक्वल आएगा माइनस V1, कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जब एक हैवियर स्टैटिक चीज के साथ जाके टकराएगा तो टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से मेरा बेटा ये वापस आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी पे V2 प्राइम को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा बेटा वो सारा 0 आएगा। V2 प्राइम टकराने के बाद भी जो हैवियर ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी रेस्ट पे था उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट में रहेगा। तो ये मेरा बेटा हमारा मोमेंटम का डिटेल टॉपिक था, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो 0331961158 पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें।